क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom. इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला निकालना है? जो सबसे लूजली बॉन्डेड है। आइसोलेटेड होना चाहिए, अकेला, और गैसियस फॉर्म में होना चाहिए एटम। देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया नाइट्रोजन एटम 7,2,5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ न्यूक्लियस होगा, ये फर्स्ट शेल होगी और ये सेकंड शेल होगी। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे 1 2 3 और 2 5। तो ये हो गया 2,7 नाइट्रोजन, 2,5 नाइट्रोजन। अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रॉन को किससे निकालना है? नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में हो, गैसियस एटम, आइसोलेटेड हो, किसी के साथ बॉन्डेड ना हो। कैसा हो? आइसोलेटेड। आप बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाला, इस पे ये अट्रैक्शन लगा रहा होगा कि नहीं? बॉन्डेड है, अंदर वाला भी बॉन्डेड है। किस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कम है? जो सेकंड शेल में है ना? यस सर। ये पांचों इलेक्ट्रॉन कैसे आइडेंटिकल? तो सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? वैलेंस शेल में होता है। किसमें होता है? वैलेंस। अब इसको अगर तुम्हें निकालना है, रिमूव करना है, तो हमें बताओ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी या एनर्जी रिलीज होगी? देनी पड़ेगी, रिलीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हाँ, वी हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी, हमें एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री नहीं है, इसको न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करके रखा हुआ है अपनी तरफ, तो इसको निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है इसी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल यहां मैंने लिख दिया ए गैस प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा बताओ? ए प्लस कैटायन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएगा। ये फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, उसको क्या दे दी? आयनाइजेशन एनर्जी, तो क्या बनेगा बताओ? N प्लस और इलेक्ट्रॉन। अगर सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसको क्या बोलते हैं? I1। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और I1। तो इसको नोट करें। सर जब इलेक्ट्रॉन हाँ बोलो बच्चों। सर जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तब एनर्जी रिलीज करता है, गेन करता है? जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो एनर्जी एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, तभी तो ऊपर जाता है वो। जब डी एक्साइट होता है तो एनर्जी रिलीज करता है। सर वो क्या है? आइसोलेटेड है ना? आइसोलेटेड है। नीचे लो ना।
ओके, वेरी गुड। सबने लिख लिया? यस सर। ये गैसियस में ही है, ये भी गैस है। सो गैसियस में ही इसको डिफाइन करा गया है। आप बताओ, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हम लोग देखेंगे, किस पे डिपेंड करेगा आयनाइजेशन एनर्जी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, कैसे डिपेंड करता है। तो लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी एनर्जी depends upon the factors या below factors, ये फॉलोइंग फैक्टर्स ऐसे लिख सकते हो। पहला किस पे डिपेंड करेगा? वो एटॉमिक साइज पे। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। और ये ज्यादातर आपस में सब एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अलग से है। एटॉमिक साइज कितना है उस पर डिपेंड करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है उस पर डिपेंड करेगा, और शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट पे भी डिपेंड करेगा। शील्डिंग कौन करता है बताओ? इनर इलेक्ट्रॉन्स। कौन से शील्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन? जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस को शील्ड करते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, बोलो। देखो बताओ, जब एटम का साइज बढ़ेगा, जैसे हमने यहां से देखा, ये लिथियम है और ये क्या है? सोडियम है। ठीक है, तो उसके बाद पोटेशियम है। बताओ कहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान लग रहा है तुम्हें, इजी लग रहा है? फर्स्ट से, सेकंड से कि थर्ड से? थर्ड से। थर्ड से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से काफी दूर हो गया है। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एटॉमिक साइज की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसी होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या लिखेंगे? आयनाइजेशन, पहला लिखो एटॉमिक साइज, तो आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? एटॉमिक साइज। ओके, समझ में आ रहा है? दूसरी चीज देखो, यस सर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जेड इफेक्टिव। यहाँ पे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। बताओ लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? बोलो। इंक्रीज। इंक्रीज करेगा, कल समझाया था। और साइज भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। साइज डिक्रीज करता है कि नहीं? यस। तो ये दो चीजें तुम्हें समझ में आ गई हैं। ओके, गुड। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है। वेरी गुड। अच्छा, अब बताओ, लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि फ्लोरीन से? फ्लोरीन से। सर लिथियम से। सर लिथियम से साइज सर। सबसे बड़ा होगा। हाँ, समझ गया ना? हाँ तो सर, वो लिथियम से। आपस में सब कनेक्टेड हैं। क्या है? आपस में एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? फ्लोरीन जो होगा वो काफी छोटा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाओ केवल। ठीक है, एक कम कर दो। 2 2 4 और यहाँ 7। अब सही है, इस तरीके से। तो 2, 7
अब बताओ कौन सा साइज में छोटा है? लिथियम बड़ा है साइज में और फ्लोरीन छोटा है। जेड इफेक्टिव किसमें ज्यादा है? फ्लोरीन में, है ना। साइज किसका बड़ा है? लिथियम का। जेड इफेक्टिव किसका बड़ा है? फ्लोरीन का। तो दोनों ही तरीकों से ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ा रहा है। इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, तो यहाँ निकालना टफ होगा। मतलब जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है वो बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि नहीं होगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, यस सर। है ना। ये हमें याद रखना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर जेड इफेक्टिव किस पे डिपेंड करता है, एक बार वापस बताओ। जेड इफेक्टिव जेड पे और सिग्मा पे डिपेंड करता है, ठीक है। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। और सिग्मा क्या होता है? शील्डिंग कांस्टेंट। किस पे डिपेंड करता है ये? इलेक्ट्रॉन्स पे। ये लास्ट क्लास में कराया था, समझ में आ गया। जेड इफेक्टिव क्या है? जेड पे और सिग्मा पे दोनों पे डिपेंड करता है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड की वैल्यू ज्यादा बढ़ती है, सिग्मा की वैल्यू थोड़ी कम बढ़ती है। ओवरऑल जेड इफेक्टिव बढ़ता है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज करता जाता है। तो फ्लोरीन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाएगा। समझ में आया? सर और ऊपर से नीचे जेड इफेक्टिव कैसा चेंज होता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, उसमें फिर साइज का जो इफेक्ट आ जाएगा। जैसे तुमने लिथियम देखा ना, उसके बाद हमने देखा सोडियम, तो जेड इफेक्टिव क्या है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। कैसा है? लेकिन साइज किसका बड़ा है बताओ? सोडियम। सोडियम का बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी? बोलो। कम होगी। कम होगी ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट्स में लिख लो। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और इन पीरियड क्या होगा बताओ? बोलो। इंक्रीज। In a period when we move from left to right, when we move from सर हाँ सर एक जेड इफेक्टिव में एक डाउट था बोलो। सर। जेड इफेक्टिव में जो शील्डिंग कांस्टेंट है वो बढ़ता है तो जेड भी तो बढ़ता है ना सर, फिर तो कांस्टेंट होगा ना। किधर? लेकिन ये इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये 1 के इंटरवल पे बढ़ती है, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, और इलेक्ट्रॉन भी तो 1 से ही बढ़ता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स है ना वो उतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो आसपास है। यहाँ पे प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही है सारे। सिग्मा का जो फैक्टर है वो सिलेटर्स कांस्टेंट पढ़ाया जाएगा आगे, जेई में है, यहाँ पे नहीं है सिलेबस में। उसकी वैल्यूज ऐसी रहती है, कम वैल्यूज रहती है, ठीक है। तो इस वजह से ये कम बढ़ता है, इतना याद रखो। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो शील्डिंग है ना, हाँ शील्डिंग एक सेकेंडरी चीज है, वो धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन जो जेड की वैल्यू है न्यूक्लियर चार्ज, वो तो हमारा ऐसे बढ़ रहा है, एक प्रोटॉन होगा या 2 या 3 ऐसे होंगे ना, 1.5 तो नहीं होगा। यस सर। तो ये जेड ज्यादा बढ़ जाता है, सिग्मा कम बढ़ता है। तो लेफ्ट राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। अच्छा इसको इसको सॉल्व कराना बोर्ड्स में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं कराया। ये हमारे सिलेबस के बाहर का है, बस जेई के सर, थैंक यू अंदर। सर। इसको नोट कर लो। सर ऊपर से दिखाओ ना।
और ऊपर करना है क्या आर्यन? नहीं सर लैग हुआ था बीच में। नोट हो गया? ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ा दें? यस सर। ब्लैकआउट हो गया है क्या? नहीं सर। सर इफेक्टिव न्यूक्लियर दिखाओ। यस। आर्यन तुम्हारा हो गया इफेक्टिव वाला? यस सर। सर 1 मिनट सर। इसके ऊपर का लिखा है ना सबने? हो गया सर। ओके। TWT, हाँ होने तो था TWT। सर नोट किसका पार्ट TWT? लिखा दो ना। तुम्हारा पेपर तो बना दिया है शायद हम लोगों ने। सर कब है TWT? कल था ना? कल है? कल है? सर हमें बताया नहीं हम लोग का नहीं है सर। ग्रुप नहीं, तुम्हारा नहीं, जुलाई बैच का। सर मतलब कॉलेज का है या? नहीं 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 नहीं, वो कुछ और पूछ रहा है। जुलाई वाला बच्चों का है, जेई का। तुम्हारा नहीं है, स्टेट बोर्ड वालों का एग्जाम नहीं है कोई। सर लास्ट पार्ट पे ले जाओ ना। लास्ट में नहीं है? डन सर। ओके गुड। अब देखना, अब देखो मैं यहां से बता रहा हूं। लिथियम, ठीक है, नियॉन। तो इनर्ट गैस का तो आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, पता है कि नहीं? ये बात होगा कि नहीं होगा? बिकॉज इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? स्टेबल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नियॉन का तो बहुत ज्यादा हाई होगा। इन जनरल लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। इन जनरल क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है बताओ? 2,1 1s2 2s1। इसमें थोड़ा ये वाला देखना पड़ेगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको प्रॉब्लम होगी, वो केवल अभी समझ लेंगे, उनको जब मैं पढ़ाऊंगा। जुलाई बैच वाले एक्चुअली उनका नहीं हुआ ये, बट मुझे पढ़ाना पड़ेगा बीच में अभी, क्योंकि इधर फिर नहीं हो पाएगा। ये लिखना नहीं आता है ना जुलाई बैच को? नो सर। बट इसका बहुत ज्यादा काम है यहाँ पे। ठीक है, मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी लोगों को तो समझ में आ रहा होगा ये। यस सर। सर वो आपने नियॉन के बारे में क्या बताया? मैंने बोला कि स्टेबल होता है कॉन्फ़िगरेशन है का इसका, है ना? कंप्लीटली फील्ड है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? कंप्लीटली फील्ड है कि नहीं है? अगर हाँ कंप्लीट फील्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। कैसा होगा? एक्स्ट्रा स्टेबल। हमें पता होता है हाफ फील्ड एंड fully filled subshells are more stable than partially filled. Got it? सर पर वो डी और एफ में ही होता है ना? क्या? सब कहीं होता है ये? वो सिर्फ डी और एफ? हर जगह होता है। ओके, वो डी और एफ में करते हैं हम लोग, मतलब अगर वहां पे नहीं तो exception है। कॉपर और नियॉन का तो अलग बात है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये हर जगह पे ऐसा होता है। ठीक है, स्टेबल तो होते हैं वो, वहां पे प्रैक्टिकली उनका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, वो अलग बात है। इधर देखो। हाँ, तो फिर नियॉन भी तो हाफ फील्ड है ना, फिर वो भी होगा ना स्टेबल? नियॉन नहीं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है बहुत स्टेबल है, यही तो। ओके। अच्छा, तो लिथियम का आयनेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। बट यहाँ एक्सेप्शन क्या होता है? बेरिलियम और बोरॉन में जो बोरॉन है उसका कम हो जाता है और बेरिलियम का बढ़ जाता है। ये एक चेंज आएगा आयनाइजेशन एनर्जी में। फिर कार्बन का वैसे रहेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में फिर से चेंज आएगा, सफल हो जाएंगे ये दोनों आपस में। ठीक है, कैसे देखो, आयन यहाँ पे पॉइंट लिखोगे याद करने के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन किससे? बोरॉन। बेरिलियम कितना है? 4। ऐसे बोरॉन देखो, ये 2p। अच्छा बताओ, बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि बोरॉन से? बेरिलियम। बोरॉन सॉरी। बेरिलियम। जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है बताओ? बोरॉन का। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है, बिकॉज पहली बात तो जो सेम सबशेल में जो बाहर होता है 2s पहले भरता है, 2p बाद में भरता है, उससे निकालना आसान है। और ये पार्शियली फिल्ड भी है। कैसा फील्ड है ये? पार्शियली फील्ड। और यहाँ पे ये कंप्लीटली फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये लेस स्टेबल है 2p वाला। तो हम लिखेंगे इट इज easier to remove electron from, पूरा लिखना, 2p1 than 2s2। hence ionization energy 1 मतलब फर्स्ट
1 का मतलब क्या होता है? पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। नहीं, मेरा नहीं है, मेरी एक ही क्लास है ये, उसके बाद मेरा 12th की क्लास है। Hence ionization energy of beryllium is more than boron. I1 इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। लिखो, नोट करें भाई इसको कृपया। ऊपर का हो गया सबका? कहां से लिखना बाकी है बताओ, बोलो किधर से? यहाँ से ही सर। सर लास्ट वाला हो, इट इज इजियर। हाँ? ये यही लिथियम से ना? ये लिखा है सर। किसी का बचा तो नहीं है ये? सर ये थोड़ा नीचे वाला। हाँ लिखो लिखो, ये जो पेज है इस पे लिखना है, तो मुझे बताओ फिर आगे बढ़े। सर और नीचे करो सर। इम्पोर्टेंट नोट कहाँ पे लिखाया था? अच्छा ये भी नहीं लिखा, चलो लिखो। इम्पोर्टेंट नोट बहुत इम्पोर्टेंट है। नीचे करो ना सर। हाँ और नीचे सर। सर नीचे स्क्रॉल करो ना थोड़ा, हाँ, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। यस यस। सर 2p1 से निकालना इजी क्यों है? 2s2 से पहली बात तो 2p जो है वो हाफ फील्ड है, सॉरी पार्शियली फील्ड है। कैसा फील्ड है? पार्शियली फील्ड है। दूसरी बात ये है जो 2s है वो कंप्लीटली फील्ड है, वो स्टेबल है। और 2s जो है वो अंदर होता है ऐसे, ये होता है 1s। और इसी में जैसे यहाँ पे 2s होगा और यहाँ पे क्या होगा 2p, समझ रहे हो कि नहीं? अंदर कौन है? 2s, और बाहर कौन है? 2p।
तो ये थोड़ा इस पे फोर्स भी कम लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, और ये फील्ड भी नहीं है, हाफ फील्ड है, मतलब पार्शियली फील्ड है, सॉरी। तो इससे निकालना आसान है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिखाया जाता है। गॉट इट? यस। नेक्स्ट देखो, सिमिलरली आयनाइजेशन energy of nitrogen is more than ठीक है, more than the ionization energy of oxygen। क्यों ऐसा होता है, बोलो? नाइट्रोजन फील्ड होता है, हाफ फील्ड होता है। हाँ, ऑक्सीजन क्या होता है फिर? बोलो। पार्शियली। पार्शियली फील्ड है सर दो नहीं। देखो 2p बनाएंगे अगर, तो ये ऐसा आएगा। हंट्स रूल लगाओगे इसमें। हंट्स रूल से कैसे भरते हैं? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रखते हैं, अनपेड रखते हैं ना इलेक्ट्रॉन को। और इसमें यस क्या होगा, एक ही जगह पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना, अलग अलग स्पिन वाले। इनके बीच क्या होगा, मोर रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? भाई यहाँ रिपल्सन है नहीं 2p3 में, और ये हाफ फील्ड है, स्टेबल ज्यादा है, हाफ फील्ड मोर स्टेबल है। तो ये हमें पता है कि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, पार्शियली फील्ड कम स्टेबल होते हैं, और फुल्ली फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। हेंस किसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी? ये 2 पॉइंट याद रखोगे। यस सर, थोड़ा ऊपर करो ना, स्टेटमेंट ने दी थी। ये वाला हाँ सर तो ऐसा एक्सेप्शन तो हर पीरियड में आएगा ना? हाँ, लगभग हर जगह पे आ जाता है। सर। सर ये वाला ग्रेटर देन सिर्फ उसके पिछले वाले से ही होगा ना, मतलब उसके आगे जो होगा उससे तो सेम ही रहेगा। हाँ, बस एक ही चेंज होता है। देखो, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। अब इसमें देखो कहाँ चेंज होगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ। एक प्लेस का चेंज होता है। कितने प्लेस का होता है? ज्यादा नहीं चेंज होता है। तो लिथियम से इसका, फिर उसके बाद देन, याद रखोगे? यस ये सर। आता ये 2-4 मार्क्स के अंदर पूछते हैं, एक्सप्लेन व्हाई द आयनेशन एनर्जी ऑफ, 2 मार्क्स में, 1 मार्क में ऐसे आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम दो यहाँ पे जो फर्क आए हैं ये ध्यान रखें, बेरिलियम बोरॉन का, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का। Done.
सर आपका अनम्यूट। तो इस तरीके का ही हमको याद रखना पड़ता है। तो क्या हमने बताया आर्यन कि इट इज पॉसिबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल बिफोर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, बट नॉट डायरेक्टली, इट इज थियोरेटिकली पॉसिबल। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, हम पहले बाहर का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं फिर निकालते हैं। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है निकालना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी लेके निकलता है। तो अगर हम हीट करेंगे या प्रैक्टिकली कोई भी काम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले ये निकलेंगे, फिर यहाँ से निकलता है। थियोरेटिकली अगर बम्बार्डिंग कराओ किसी चीज की, मान लो कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल है और ये वाली एनर्जी के बराबर एनर्जी तुमने प्रोवाइड कर दी, आयनेशन एनर्जी जितनी इसकी है, तो बाहर निकल जाएगा। आयनेशन एनर्जी का मतलब है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड, और जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्डेड नहीं है, वहां पे जो एनर्जी होगी उसको आयनेशन एनर्जी नहीं बोल के कुछ नए और टर्म दे देंगे, पर्टिकुलर टर्म दे देंगे कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगती है। सर यस सर आपने जो अभी बोला ना वो बस थियोरेटिकली पॉसिबल है। हाँ, सर तो फिर अगर पहले उसमें गर्म करो या हीट दो। यस बोलो। पर सर अगर मैं बोल रहा था कि अगर अंदर वाला इलेक्ट्रॉन पहले निकल गया ना तो हाँ, फिर बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की प्लेस ले लेंगे कि नहीं? नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है जरूरी, क्योंकि उसको क्या मतलब है, वो तो अपनी जगह पे है, वो तो अपनी जगह पे टहल रहा है ना। तो प्रैक्टिकली जब पॉसिबल नहीं है उसका निकलना, तो फिर कैसे आएगा अंदर। ओके सर। तो यही है। ओके तो हम लोग स्पेसिफिक तरीकों से ही अंदर का इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे कुछ बहुत फास्ट मूविंग चीज जाकर के टकरा गई उससे, जैसे हम लोग ने पढ़ा था अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग, ये सब चीजें उनमें हो सकता है ऐसा। अच्छा ये वाला सबने लिख लिया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बताओ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड वर्ड है यहाँ पे, बट अभी हम आगे चल के पता करेंगे रिलीज भी होती है एब्जॉर्ब भी होती है, दोनों हो जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कभी कभी एब्जॉर्ब भी होती है, तो लिख लेंगे और एब्जॉर्ब्ड। कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी आगे सिखाएंगे। व्हेन an electron is added to a neutral gaseous atom, to a neutral gaseous atom, ठीक है। टू कॉमा लगाओ, टू कन्वर्ट इट, या इसको कॉमा हटा दो डायरेक्ट लिखो, गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस एनायन। एनायन का मतलब क्या होता है बोलो, जिसपे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होता है। मान लो कोई मेरे पास एक्स एटम था गैसियस, आइसोलेटेड था, अकेला था, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बनेगा, एक्स माइनस, क्या बनेगा, साथ में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जनरली जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जो डेल्टा एच होगा उसको क्या बोलेंगे,
जो डेल्टा एच यहाँ पे होगा वो माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होगा। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मेरी बात ध्यान सुनो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, तो डेल्टा एच जी उसका नेगेटिव होता है। मैं तुमको समझा देता हूँ, इस बात को सुनो, ध्यान से सुनना। मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है, उसमें इलेक्ट्रॉन डाला, तो क्या बनेगा बोलो, क्या H बनेगा? माइनस। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 43 एनर्जी जो है किलो जूल पर मोल रिलीज होगी। तो सर बताओ 43 या 73? 73। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी बताओ? माइनस 73 होगी। वो पॉजिटिव होती है हमेशा। कैसी होती है ये वैल्यू? मतलब पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव लेने का मतलब क्या? अगर रिलीज हुई तो कैसी होगी? पॉजिटिव। रिलीज के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे? पॉजिटिव। आप समझ में आया? रिलीज के लिए ये कितना आएगा? पॉजिटिव। ये तुमको याद करना है। याद कर पाओगे ये कि जब एनर्जी रिलीज Yes, होगी sir. तो उसको क्या देंगे? पॉजिटिव। लेकिन बताओ फिर डेल्टा एच क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ईजी कर लो, यहाँ पे पूरा ही लिख लो। वो कितना होगा? -73। -73 है ना। ये किस में आता है? नेगेटिव। कब आता है? जब एनर्जी रिलीज होती है। तो इन दोनों में सिर्फ एक नेगेटिव साइन का फर्क है, और कोई फर्क नहीं। सर ये डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच है, इसको एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। डेल्टा एच का मतलब क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी को एच से लिखते हैं। एंथैल्पी का मतलब यही समझो तुम अभी, एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। क्या है इसका? समझो, एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, डेल्टा एच। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। इफ एनर्जी रिलीज, मैं पहले समझा देता हूँ फिर याद रखना। ये आईयूपीएससी कन्वेंशन है केमिस्ट्री के लिए। इफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड तो कैसा होगा डेल्टा एच? अब समझ में आ गया? हाँ, इसमें नोट करो। कहाँ कुछ डाउट है तो पूछो। सर तो सर तभी ई नेगेटिव होगा ना जब एब्जॉर्ब हाँ, होगा? ये नेगेटिव हो जाएगा अगर एब्जॉर्ब हो गई। सर हम्म। सर तो फिर वो डेल्टा एच हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है? डेल्टा एच नहीं 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 नहीं, ये यस सर। इसका मतलब है डेल्टा एच फॉर इलेक्ट्रॉन गेन। इसका मतलब क्या है? डेल्टा एच फॉर ईजी। ईजी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन गेन। और डेल्टा एच का मतलब क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एच का मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब क्या होता है बोलो आर्यन? चेंज। एच का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी। ओके, ये सिंबल है। सर वो समझ में 73 आया? किधर से मिला आपको? ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है। प्रैक्टिकली मतलब तुम्हारे पास हाइड्रोजन 1 मोल हो। कितना हो तुम्हारे पास हाइड्रोजन बोलो? 1 मोल। उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? एक एक को एक एक मिलेगा तो क्या बन जाएगा? H माइनस। कितने बन जाएंगे? 1 मोल H माइनस। ठीक है, तो कितनी एनर्जी इसमें रिलीज होगी? किलो जूल। ये प्रैक्टिकली पता है, होता है ऐसा। कहाँ से नोट करना बाकी है? हाँ सर। सर यस। सर थोड़ा नीचे करो ना। हम्म। अरे ये तो लिखना नहीं होगा ना अभी, ये सब लिख लिया।
हाँ सर, ऊपर का लिख ले, यही लिख रहा हूँ। अच्छा, सर डन। 1 मिनट सर। सर वो एरो का मतलब इक्वल टू ना, मतलब हाँ कहाँ पे? वो जो H प्लस इलेक्ट्रॉन। हाँ वो मतलब रिएक्शन दिखाता है कि चेंज हो रहा है, देयर इज ए प्रोसेस अकरिंग। अच्छा, नीचे करो ना सर। हम्म, हो गया सर। ओके। तो देखो इसमें भी बहुत सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। अच्छा, इसमें भी याद रखना है, इन जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन जनरल व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, बताओ जेड इफेक्टिव बढ़ता है कि नहीं? यस सर। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा है ना? यस Z सर। मतलब न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है ना। हाँ तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब जितना ज्यादा अट्रैक्शन के साथ गेन किया जाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट एनर्जी एंथैल्पी, सॉरी, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी? मैग्नीट्यूड में बताओ, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी लेफ्ट टू राइट, है ना? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। क्या इंक्रीज करता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases as effective nuclear charge increases, effective nuclear charge increases। मैग्नीट्यूड जो है वो किसका लेना है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ठीक है। दूसरी चीज देखो, जब हम नीचे जाते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो बताओ क्या होता है? नीचे जाने पे क्या होगा? जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन साइज बढ़ता है, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, हेंस अट्रैक्शन on incoming electron decreases, incoming electron decreases, hence अगर
डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गई तब भी तो फोर्स कम हो जाएगा, हेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, वो कम हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, थोड़ा सा मैं और समझाता हूँ इसको। ये लिथियम है, क्या है ये? कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 2। ये कार्बन है मान लो, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 4। ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूं, अच्छा पहले इसको नोट कर लो फिर समझाता हूं, तब तक जितना टाइम है उसमें नोट करो इसको, ये पॉइंट्स नोट करो, प्लीज नोट द पॉइंट्स। फर्स्ट नोट द पॉइंट्स। आर्यन लिख लो इसको। हो गया नोट? डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे किया। सुनो, इलेक्ट्रॉन कमिंग है, इलेक्ट्रॉन कैसा है? कमिंग। अच्छा बताओ जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है? लिथियम का ज्यादा है कि कार्बन का ज्यादा है? बोलो। सॉरी, कार्बन। कार्बन का। कार्बन। साइज किसका छोटा है? कार्बन। कार्बन। तो दोनों में ये फर्क पड़ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन किस में ज्यादा लगेगा? बोलो, इसमें कि इसमें? कार्बन। कार्बन ज्यादा लगेगा। इन कार्बन देयर इज मोर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये लिख लो। सर थोड़ा ऊपर का रह गया।
सॉरी गाइस, अभी एक कॉल आ गया था एक्चुअली, वो डिलीवरी पार्टनर वाला का था, तो उसको बताना था कहाँ जाना है। हाँ, तो पहला जो पॉइंट है, कौन सा वाला पहला पॉइंट? विच वन? इम्पोर्टेंट वाला, हाँ, यही जो हम इम्पोर्टेंट वाला कर रहे हैं हेलो, उसका पहले। एक इसमें दो ही चीज बताई ना, जेड इफेक्टिव और साइज, और कौन सा पॉइंट? नहीं सर, ऊपर वाला, उसका ऊपर वाला, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए वेरिएबल। इसके अंदर कोई डाउट है क्या निरंजन तुम्हें? हाँ सर, उसमें डाउट है सी, सर। इसमें डाउट है क्या जेड इफेक्टिव में? देखो भाई, जेड इफेक्टिव ऑफ कार्बन इज मोर देन जेड इफेक्टिव ऑफ लिथियम। नहीं सर, वो समझ में आया सर, हाँ, ऊपर वाला सर। ये दूसरा पॉइंट, ये वाला इन जनरल वाला। हाँ हाँ हाँ, ये वाला। इन जनरल व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। तो ये पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए भाई, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ जाएगी। यहाँ पे वही तो, उसी को तो प्रूफ कर रहे हैं। लिथियम से कार्बन जब जा रहे हो तो लेफ्ट टू राइट ही तो है कि नहीं? हाँ सर। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ओके ओके जेड इफेक्टिव बढ़ ओके रहा ओके। है। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। ये इसको ये लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। अच्छा, डाउन द ग्रुप देखो क्या होगा। डाउन द ग्रुप, मान लो ये लिथियम है, चलो अब इसको मैं, ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल लिथियम। अच्छा, उसके बाद बताओ सोडियम में कितनी शेल होंगी? 3 होंगी कि नहीं होंगी? 3। जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट क्या है इनका, सेम रहता है, बताया गया है पहले। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, यहां तक और यहां तक किसमें डिस्टेंस ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कमिंग इलेक्ट्रॉन है, किसमें अट्रैक्शन ज्यादा लग पाएगा? लिथियम। लिथियम में। लिथियम। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जेड इफेक्टिव तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज कर रही है नीचे जाने पे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सर आप सेम ही बता रहे हो ना? मैं ये वाला बता रहा हूँ ना, ये वाला व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, ये वाला नहीं बताया था ना, इसको समझा रहा हूँ कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको। हाँ, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी जेड इफेक्टिव के। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? सर हाँ, सर डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव कांस्टेंट क्यों होता है? क्यों, वो तो पिछली क्लास में समझा दिया था बच्चे। जेड माइनस सिग्मा क्या होता है, जेड माइनस और सिग्मा आप किस पे डिपेंड करता है, नंबर इलेक्ट्रॉन। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, और जेड किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन्स पे। तो नीचे जाओगे तो जेड बढ़ेगा, हाँ। सिग्मा भी बढ़ेगा। यस लेकिन सर। यहाँ पे जो सिग्मा है ना, वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बढ़ता है कि नहीं? हाँ। इनर, और इनर इलेक्ट्रॉन्स को जो सिग्मा है वो ऑलमोस्ट 1 होता है। तो फिर जब अगर 1 से ही बढ़ रहा है, मान लो तुमने इधर 2 वैल्यू बढ़ाई, मान लो तुमने इधर 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ाए, कितने प्रोटॉन बढ़ाए, 8, नीचे जाने पे इधर भी लगभग 8 से ही बढ़ता है, तो ऑलमोस्ट वैल्यू जेड इफेक्टिव की पहले जैसी रहती है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा। मान लो जेड इफेक्टिव की वैल्यू लिथियम के लिए समथिंग थी 1.9, तो जब सोडियम के लिए कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे क्योंकि सिलेबस नहीं है इसलिए नहीं समझा रहा हूँ, तो ऐसे होता है 1.9 पहले से था, अब जेड 2.9। माइनस सिग्मा जो है, ये वैल्यू पहले लिथियम के लिए थी 1.9, अब तुमने इधर भी सोडियम के लिए कितने बढ़ाए, 8, इधर भी कितने बढ़ाए, 8, तो 8। ऑलमोस्ट जाएगा ना, तो सेम रहता है वो। हाँ। यस सर, समझा। तो ये तुमको समझ में आ जाएगा, ये क्योंकि सिलेबस में नहीं है इसलिए सॉल्व नहीं करा रहा हूँ मैं, सॉल्व करने पे बहुत आसान है। अच्छा। तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लो, EA इज प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव और EA इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लिख लिया ये? यस सर। एक मिनट, वो ऊपर का सोडियम का दिखाओ सर, सोडियम का लिथियम का। हम्म,
ओके, आगे बढ़ाएं। तो थोड़ा सर एक नीचे मिनट, लास्ट का। सर ऊपर करो ना। सर नीचे करो। ओके, आगे बढ़े। यस। यस सर। देखो अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें भी जो वैल्यूज होती हैं वो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियड सेकेंड पीरियड में देख रहे हैं, ठीक है। तो लिथियम की कितनी होती है -60, या एक बार इसको तुम वैल्यू देख लो, उसको समझना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। सेकेंड पीरियड में अच्छा बताओ, ये अगर मैंने माइनस में लिखा है, इसके बताओ जो नेक्स्ट आएगा बेरिलियम, उसमें वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम या ज्यादा, वैल्यू कितनी होगी उसकी? नहीं समझे सवाल को, समझ गए कि नहीं? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आयनेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम? 60 से ज्यादा होगी। थोड़ा समझ के बताओ। अब हमें याद रखना है कि जो सेकेंड ग्रुप है, बेरिलियम मैग्नीशियम, इनके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, या तो -60 लिखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म में अगर लिखें तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। समझ में आया ये? प्लस का होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्लस में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को माइनस में लिखते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम में कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड है कि नहीं सब शेल? बताओ। यस सर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो रहती है, कोई भी रिलीज नहीं होती है। एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शन कह लो, या फिर एक एक्सेप्शन तो नहीं है, इसका रीजन है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता लेफ्ट राइट जो बढ़ने वाला है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। बेरिलियम मैग्नीशियम में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वो रिलीज नहीं होती है, ऑलमोस्ट जीरो रिलीज होती है, बिकॉज जो बेरिलियम है वो साइज भी छोटा है और कंप्लीट। अच्छा, इधर देखो, बोरॉन में क्या होगा? लिथियम से ज्यादा होगी रिलीज कि कम रिलीज होगी?
बोलो। ज्यादा। ज्यादा होगी। उसके बाद बताओ कार्बन में। बोरॉन से ज्यादा। बोरॉन से भी ज्यादा। उसके बाद नाइट्रोजन में बताओ, जल्दी से ज्यादा। बताओ। सर नाइट्रोजन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी ना। 2s2 नाइट्रोजन भी हाफ फील्ड है। तो इसमें भी रिलीज ऑलमोस्ट जीरो होती है। कितनी रिलीज होती है? 0। हाँ, समझ में आया कि नहीं? जो है बोरॉन, बोरॉन जो हमारे पास होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। कॉन्फ़िगरेशन देखो, लिथियम का देखो और बोरॉन का देखो। बोरॉन कितना है? 5। किस में इलेक्ट्रॉन डालने पे कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल हो रहा है? इसमें दोनों बताओ, लिथियम और बोरॉन में। लिथियम में। लिथियम में। इसीलिए लिथियम में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बोरॉन में कम रिलीज होती है, 27 किलो जूल रिलीज होती है। ये बहुत ही एक्सेप्शनल है, जैसे याद करते हैं, कोई ट्रिक। लेकिन कार्बन में ऐसा नहीं होगा। कार्बन में जेड इफेक्टिव जो है काम में आ जाएगा। कार्बन का तो कार्बन का कितना आएगा? 122 आएगा। ऑक्सीजन में कितना आएगा? ऑक्सीजन में और भी ज्यादा आएगा, 141। फ्लोरीन में और भी ज्यादा आएगा जेड इफेक्टिव के हिसाब से। नियॉन में कितना आएगा? ऑलमोस्ट 0। 0। हाँ, मतलब उसमें और तो एनर्जी उल्टी देनी पड़ती है, पॉजिटिव तक चला जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो जाती है इसकी। कैसी हो जाती है? नेगेटिव। इतना याद। हाँ, तो इसमें कोई भी ट्रेंड जो है ठीक ठाक नहीं होता है। बहुत ही अजीब ट्रेंड आया। लिथियम का 60 है, बोरॉन का 27 है, कार्बन का 122 है, नाइट्रोजन का 0 है, ऑक्सीजन का 141 है, फ्लोरीन का 328 है। तो ये सब क्यों होता है? ड्यू टू हाफ फील्ड। सर हाँ आप बोलो। बोरॉन से एक्सप्लेन करेंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ बता रहा हूँ। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p1 है ना। तो इसका जो है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्या बन जाएगा? ये 1s2 2s2 2p2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और लिथियम हाँ क्या सर। बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेके? इसका तो 2s फिल हो गया ना। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो रहा है? लिथियम। लिथियम लिथियम। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम लोग लिथियम से बोरॉन में जाते हैं तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। लेकिन कार्बन में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कार्बन क्या है? 1s2 2s2 2p2। तो जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है। यहाँ पे जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो कार्बन जो है लिथियम से ज्यादा होगा। नाइट्रोजन में चूंकि पहले से हाफ फील्ड है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? हाँ। यस सर। चाहता नहीं है कि इसको इलेक्ट्रॉन मिले, इसलिए इसकी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की। जब इसकी टेंडेंसी है नहीं तो इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ऑलमोस्ट कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 0। मतलब कोई भी एनर्जी। ऑक्सीजन में फिर से, ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन है कि नहीं है? यस छोटा सर। एटम है और काफी ज्यादा उसमें क्या है? प्रोटॉन्स हैं और 2 ही शेल हैं, 2p4 आ जाएगा। तो ये तो चाहता है कि इसको इलेक्ट्रॉन मिले। फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा चाहता है। क्यों? फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या बन जाएगा? फ्लोरीन नॉन। नियॉन फुल्ली कॉन्फ़िगरेशन फिल्ड हो जाएगा। तो फुली फुल्ड हो जाएगा। वो तो काफी खुश रहता है इलेक्ट्रॉन लेते टाइम, इसलिए फ्लोरीन में ज्यादा रिलीज हो जाती है। फ्लोरीन का जब बनाओगे तो उसमें बहुत रिलीज हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा होगा तो इसमें 328 किलो जूल एनर्जी पर मोल रिलीज हो जाएगी।
सो सबसे ज्यादा किसकी हुई पूरे पीरियड में, बताओ आयनेशन एनर्जी बोलो। फ्लोरीन की। क्लोरीन। क्लोरीन की पूरे क्लोरीन। पीरियड, पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की ज्यादा होती है, आगे पढ़ाया जाएगा क्यों होती है। अच्छा, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम किसकी होती है आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बताओ। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हीलियम। हाइड्रोजन को ले लेता है, हीलियम की होती है, क्योंकि हीलियम क्या है 1s2 है। कैसा है 1s2। हीलियम कैसा इनर्ट गैस है, कैसी गैस है इनर्ट गैस। अच्छा तुम चलो एक बार बताओ, बाकी सब भी तो अप्रोक्सीमेट जीरो है ना, जैसे नाइट्रोजन वगैरह भी। उसमें एक्चुअली हीलियम में तो तुमको और भी देनी पड़ेगी एनर्जी, ठीक है। हीलियम में जीरो नहीं है, नेगेटिव में है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज करती है कि नहीं जनरली, डाउन द ग्रुप क्या करती है। अच्छा, सबसे ज्यादा किसकी होती है, याद करो क्लोरीन की, किसकी होती है क्लोरीन। क्लोरीन। और सबसे कम किसकी होती है हीलियम की। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज करती है, और इनर्ट गैसेस में वैसे भी कोई भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, लेकिन हीलियम सबसे छोटा है। कैसा है सबसे छोटा, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन जो इलेक्ट्रॉन्स का होगा वो हीलियम में लगेगा। तो हमें याद रखना है हीलियम में इलेक्ट्रॉन डालना सबसे टफ है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट हीलियम में, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन। यहाँ पे लिख लेना, क्लोरीन इज द एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सबसे कम इसकी होती है, तो डेटाबेस पे इसको बता पाते हो। अच्छा, और बताओ, बेरिलियम बोरान वाला याद रख पाओगे। कौन सा सर? अच्छा हाँ वो, हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर ये आपने जो पॉइंट बोला है वो इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है ना। हाँ ये इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट। सर ऊपर करो ना। हाँ सर आप कुछ और कर सिखाने वाले हो? हाँ, मैं अभी तुमको, मुझे टाइम तो हो गया है, चलो अभी इतना नोट कर लो और नहीं सिखाऊंगा। और भी फिर बहुत हो सारे गया तो बहुत केसेस हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। लीव कर सकता हूँ, हो गया तो क्या चीज, हो गया, लिख के लीव कर सकता हूँ। हाँ जिसका हो गया वो लीव कर सकता। अच्छा ये बताओ, जिसका जुलाई बैच वालों को थोड़ा सा अभी दिक्कत होगा, क्योंकि उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा है। उनको उनको जेई वाली क्लास का इसमें काम आ जाएगा, कोई बात नहीं। जेई में भी होगा ये, तो जेई में तुम्हारा रिपीट हो जाएगा, जेई में पढ़ लेना तुम। आर्यन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूज फॉर डेली लाइफ एग्जांपल्स। डेली लाइफ में इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी तो हम देखते ही हैं भाई। फ्लोरीन जो है वो हमारे पास किस काम में आता है, क्लोरीन हमारे पास किस काम में आता है, आयनिक कंपाउंड बनते हैं उसके। क्लोरीन NaCl नमक खाते हो ना, नमक, तो वो क्यों बनता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। ये हमारे पास क्या होता है, टेबल सॉल्ट। ये डेली लाइफ एग्जांपल है इसका, और क्या एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल NaCl है, NaCl आयनाइजेशन का। और आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ क्लोरीन में क्या है, बहुत कम है। इसको इसको निकाला, आराम से सोडियम बना और Cl माइनस बना, उसके बाद नमक तैयार हो गया। डेली लाइफ एग्जांपल है, ठीक है। सर बस इतना ही। हाँ डेली लाइफ में और भी ले सकते हो। डेली लाइफ में भाई हीलियम इनर्ट गैस है, क्यों, क्योंकि इसकी आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी जो है वो नेगेटिव है, इनर्ट हो गया। डेली लाइफ है कि नहीं बताओ, ये यही तो है डेली लाइफ।
हीलियम इनर्ट होती है, नाइट्रोजन जो है वो रिएक्शन नहीं करता है। समझ रहे हो कि नहीं? इसी की वजह से तो होता है सब। नाइट्रोजन रेस रिएक्टिव है कि नहीं है? यस सर। यस सर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डालना भी मुश्किल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना भी। तो बस डेली लाइफ एग्जांपल हो गए ये सारे। किसी भी एलिमेंट का ले सकते हो, जिसका तुम्हारा मन है, सबके लिए एग्जांपल हमारे पास है। बाय सर। चलो भाई, फिर मैं भेज देता हूँ।